नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत उसके सबऑर्डिनेट नाउन क्लास के अंतर्गत आने वाले पहले पॉइंट को मीन्स जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, तो उनमें से हम सबसे पहले पॉइंट को मीन्स सबऑर्डिनेट नाउन क्लास के नाम से जाना जाता है। चलिए आज हम उसका अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि नाउन क्लास में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं बता रहा हूं कि का मतलब दैट, की क्या में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि अन्य इंट्रोगेटिव कोई वर्ड आता है तो उसके लिए इंट्रोगेटिव वर्ड जो मैं यहां पे लिखा हूं उस इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड के अनुसार जो भी आपसे पूछा जाए जिस तरह से, उस तरह के वर्ड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिए कि जब भी हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें हिंदी का भाव स्पेशली यही आता है कि क्या या अन्य कोई भाव जैसे इंट्रोगेटिव के तरीके से आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को रख करके जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगले पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि नाउन क्लास को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, and fourth governed by the preposition, and last one is case in opposition with noun or pronoun। तो इन 5 कैटेगरियों में मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। इन 5 कैटेगरियों के माध्यम से वाक्य को आपको जोड़ना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। जैसे पहला सेंटेंस, ही इज नेम, दिस इज नोन टू ऑल। अब यहां पे जोड़ा जा रहा है कि दैट ही इज अ नेम इज नोन टू ऑल। यहाँ पे वर्ब के माध्यम से अर्थात इज यहाँ पे जो है वो सबऑर्डिनेट में जा रहा है, तो इज के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीटली वर्ब पे डिपेंड है। तो यहाँ पे ये जो मैं अंडरलाइन पार्ट किया हूं वो सब्जेक्ट के पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में क्या है, ही विल अटेंड द पार्टी, वी नो इट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वो पार्टी अटेंड करेगा, कि हम जानते हैं कि वो पार्टी अटेंड करेगा। तो वी नो, हम जानते हैं, दैट कि ही विल अटेंड द पार्टी। अंडरस्टूड? तो यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट, हमारा पीछे वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है, आगे का हिस्सा सब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट वहां पे बता रहा है। इज दैट क्लियर? तो अंडरलाइन वर्ड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उसी का, समवन स्टोलन माय पेन, आई डू नॉट नो। तो यहां पे है कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, मैं नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता किसने मेरा पेन चुरा लिया, ऐसा भी होता है और वैसा भी। तो यहां पे क्या दिया जा रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु हैज स्टोलन माय पेन, किसने मेरी पेन चुराई। ओके, तो यहां पे तीसरा पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में क्या बताया जा रहा है, इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, दिस इज अ फैक्ट। अब यहां पे क्या है, तो द फैक्ट इज दैट इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। ओके, गवर्न बाय प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के द्वारा बनाया गया है। योर टीचर से समथिंग, पे अटेंशन टू देम। तो क्या कह रहा है, पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर्स से। अब प्रीपोजिशन यहां पे है टू का इंफिनिटिव, मतलब व्हाट योर टीचर से, कि आपके टीचर क्या कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, केस इन अपोजिशन विथ नाउन और प्रोनाउन, यानी अपोजिशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेम टू सेम उसी तरह से। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, एवरीबडी नोज द फैक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इस बात को सभी जानते हैं कि कालिदास एक महान कवि थे। तो यहां पे एवरीबडी नोज द फैक्ट दैट कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट। तो हियर आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 5 पॉइंट्स of the subordinate clause।
according to these points, we already provide you the some examples and some exercise for you in the last of the video. But finally, you will try to understood these topics, these examples perfectly. If you understood this, then you are able to solve the question. So first of all, I would like to tell you that you just find the connecting word, means conjunctions. Wherever you use the conjunction properly, then you can make these sentences या convert these sentences. और इसको समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, जहां पे आपको कंजक्शन मिल जाए वहीं पे आप समझ लीजिए कि आपका अनदर हिस्सा बन रहा है. तो कंजक्शन यहाँ पे दैट है, यहाँ पे भी दैट है, नेक्स्ट में हु है, एंड हियर इज आल्सो दैट, in next what, and in this sentence already I am seeing here that. Okay, so I will note down the conjunctions what we use in complex sentences. Okay, चलिए अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं जिसको कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के साथ साथ नाउन क्लास के कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताने चल रहा हूं. आगे वाली कड़ी में देखिए, जैसे कि इसमें बताया गया है कि पॉइंट नंबर 1 तो मैं बताया, इसमें ये क्या है, कह रहा है सीक्वेंस ऑफ टेंस. सीक्वेंस का होता है कुछ मैटर जो कि टेंस में नरेशन और ट्रांसलेशन का है. अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ज्वाइन करने लगेंगे, इन दैट पीरियड वी जस्ट रिमाइंड योर रूल्स ऑफ नरेशन एंड ट्रांसलेशन also. According to the translation and according to the narrations rules, we already used here conjunctions. So in the first example, we are going to see that I shall give you a book. She said this to me. तो यहाँ पे क्या है कि नरेशन का भी पॉइंट है और ट्रांसलेशन का भी. तो she told me that she would give me a book. Just in indirect speech. ये डायरेक्ट इसको माना जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने इस तरह से जोड़ दिया, और ऑलरेडी मैं कंजक्शन के बाद के लाइन को अंडरलाइन कर दिया. कंजक्शन आपका दैट है. दूसरा चीज, अगर सीक्वेंस के बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, यदि वाक्य में मे आता है, क्या आता है, मे, और ये आपको क्या बताया था, सीक्वेंस के बाद में, ठीक है ना. तो यदि वाक्य में मे आता है तो उस मे के लिए हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है, और उसके साथ ही ये भी ध्यान देना होता है टेंस के ऊपर कि टेंस में क्या करा है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग हमें करना होता है. जनरली अगर वाक्य में मे आया है तो क्या लगाना होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस. ओके, तो जैसे ही मे बी इनोसेंट, डू यू नो इट, तो यहाँ पे डू यू नो दैट ही इज इनोसेंट. अंडरस्टूड, तो यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग डू यू नो प्रेजेंट दैट ही इज इनोसेंट. ओके, सी पॉइंट, अगर आपका कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, दिस अथवा दैट से, तो वहां पे उसको प्रिंसिपल क्लास बनाया जाएगा, और प्रिंसिपल क्लास में इन दोनों को हटा दिया जाएगा. जब हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो इन दिस और दैट को हटा देंगे, उसके प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, जो कि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है और ये भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है. तो इट में बदलना चाहिए, अर्थात इट का यूज करेंगे. जैसे द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, दिस इज सर्टेन. अब क्या कह रहा है, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, तो ऑलरेडी इट इज सर्टेन, ये वर्ड पॉइंट आप बहुत बार सुन चुके होंगे. तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर वाक्य में दिस और दैट आता है तो उसको हटा करके प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग करेंगे. यहां पे कुछ 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स मैं दे दिया हूं. ये 4 पॉइंट्स कुछ अलग तरीके से हैं जो कि WH के माध्यम से जुड़ रहे हैं और अन्य के माध्यम से जुड़ रहे हैं. जैसे ही डज नॉट नो हु इज राम, वह नहीं जानता कि राम कौन है, तो ही डज नॉट नो हु राम इज. ऑलरेडी ये यूजेस आप पढ़े भी होंगे
कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने वाला वाक्य। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 में आपको बताया गया है कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इन दैट प्रोसेस वी ऑलरेडी चेंजिंग अ सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, I already write down here. So here, who is working as a conjunction? Is that clear? In the next point, tell me what is your name? Tell me, मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है। Tell me what your name is. तो जस्ट दोनों सेम वे में है, आप समझ गए। थर्ड वन इज tell me, मुझे बताओ where do you live? उसी तरीके से मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हो। Tell me where you live. ओके, नेक्स्ट है लास्ट, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ही मे बी इनोसेंट, क्योंकि वह निर्दोष हो सकता है। तो यहां पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। तो यहां पे इफ के माध्यम से उसको कनेक्ट किया गया है। तो आशा करते हैं डियर कि आपको नाउन क्लास समझ में आ गया होगा। नाउन क्लास के अंतर्गत मैंने आपको उसके 5 पॉइंट्स बताए थे। 5 पॉइंट्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एक्सेप्शन के थ्रू आ जाता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन डाल देता है, जो रूल्स में तो नहीं है बट उससे हट के है, तो उसके भी मैं एग्जांपल्स आपको दे दिया। जैसे पहला नंबर है सीक्वेंस ऑफ टेंस, नरेशन और ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा है मे अगर आता है तो उसको इफ या वेदर से जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा गया है। और टेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया सी पॉइंट में, यदि कोई सेंटेंस हमारा दिस और दैट से स्टार्ट होता है तो उसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, जिसमें कि दिस और दैट को हटा के इट लगा देंगे। एंड इन द लास्ट हियर यहाँ पे मैंने कुछ अलग टिप्स बताए जो कि आपको रूल्स स्टैंडर्ड 8 में बताया गया है कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल मीन्स असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो डियर, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट परफेक्टली एंड completely will understood. If you have any problem, then you comment me and don't forget to share these videos in your colleagues and with your friends. So goodbye. We will meet again in next video, next topic, adjective clause or adverbial clause. Is that clear? Bye.